पत्रकारिता पेशा नहीं, धर्म है पत्रकारों के लिए। पत्रकारिता धर्म को सफलतापूर्वक निभाने के लिए इसके साथ जीना पड़ता है। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार ललित शास्त्री जी से, जो द हिंदू जैसे अनेक बड़े संस्थानों में कार्यरत रहे हैं। सर, आपकी पत्रकारिता का सफर कहाँ से शुरू होता है? ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा। मैं विद्यार्थी था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे चल के पत्रकारिता में जाना है। और जब मेरे सब संगी साथी वो लोग ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे थे, निकल रहे थे, तो मैं जब वहाँ से निकला तो ये सोच के निकला था कि मुझे जाना पत्रकारिता में है। पर कुछ पारिवारिक कारणों से मुझे एक दूसरी नौकरी लेनी पड़ी और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं मैनेजर बन गया। और मैं बम्बई में था सन 84 में, और एक टाटा की कंपनी में मैं काम करता था। तब भोपाल में यूनियन कार्बाइड का हादसा हुआ, और उस हादसे ने मुझे इतना आंदोलित किया कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मैं भोपाल में रुक गया। और अगर इसमें जो शासन है, शासन से जुड़े लोगों ने कोई कोताही बरती, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिसके कारण यह हादसा, इन सब की जांच करने मैंने 1.5 साल का समय लगाया। और उस इंक्वायरी के प्रोसेस में मैं स्विट्जरलैंड गया, WHO, ILO, जो उनके तमाम लेबर लॉज, हेल्थ लॉज, इंडस्ट्री रिलेटेड, उनको स्टडी किया। और अमेरिका इंस्टीट्यूट वेस्ट वर्जीनिया में, जहाँ यूनियन कार्बाइड का एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड प्लांट लग चुका था, उसको मैंने अध्ययन करा। और मेरा निष्कर्ष ये निकला कि जिस समय यूनियन कार्बाइड ने एक बहुत ही एडवांस प्लांट इंस्टीट्यूट वेस्ट वर्जीनिया में लगा दिया था, उसी वक्त उसके बाद उन्होंने डेनवरी से एक सेकेंड हैंड आउटडेटेड ऑब्सोलीट प्लांट भोपाल भेज दिया, और जिसमें विभीषिका हुई और हजारों लोगों की जान चली गई। लोग 1 लाख से ऊपर लोग पूरे जिंदगी के लिए अपाहिज हो गए, लोगों के लंग्स खराब हो गए, लोगों का इम्यून सिस्टम खराब हो गया। तो ये मेरी पुस्तक निकली 1.5 साल बाद, और उसके बाद तो फिर ऑटोमेटिक था। मैं बम्बई नहीं गया, मैंने अपना जॉब रिज्यूम नहीं किया, और मैंने पत्रकार बनने का फैसला किया और एक छोटा स्टेप उठाया, और भोपाल में एक अखबार से मैंने ज्वाइन किया 86-87 में, और 91 एंड आते आते मैं द हिंदू मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर हिंदू के लिए मैं लगभग 18 वर्ष भोपाल में ब्यूरो प्रमुख रहा। विश्व की भीषण त्रासदियों में से एक भोपाल गैस कांड पे आपने अपनी पुस्तक भोपाल डिजास्टर नाम से लिखी। बतौर पत्रकार, क्या इस विषय पर और कुछ लिखना बाकी रह गया है? देखिए, बहुत कुछ लिखा गया। उसके जहाँ तक विभीषिका के कारण हैं, तो वो कई बार बयां हो चुके हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो बहुत हद तक बताया जा चुका है। पर एक एस्पेक्ट है जिस पे लगातार लिखा जाना चाहिए, और वो एस्पेक्ट ये है कि हमने कोई शिक्षा ली कि नहीं ली कि हमारी इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हमारा वातावरण, हमारा ग्राउंड वाटर, और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो कितना पॉल्यूटेड है, इसके ऊपर कोई शिक्षा ली कि नहीं ली। दूसरी, हम विभीषिका को आंकड़ों में देखते हैं, कितने हजार मृत हुए, कितने हजार मेडिकली अफेक्टेड हुए, कितने हजार का इलाज हुआ, कितनों को कितने रुपए हमने रिलीफ में बांटे। पर इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल विक्टिम है, उसके हित नजरअंदाज हो रहे हैं। हमने बहुत बड़ा काम, कोताही बरती है, जो हमने विक्टिम्स जिनको इतना मेडिकली वो इम्पैक्टेड थे, अफेक्टेड थे, कि वो अपने पुराने आजीविका पे नहीं चल पाए। बहुत लोग तब तो वृद्ध हो गए, चल बसे नहीं है, पर वो पीढ़ी जो इफेक्ट हुई, जो बच्चे थे, जो आज एडल्ट हो चुके हैं, और अगर वो बार बार बीमार होते हैं, बार बार अस्पताल जाते हैं। देखिए हुआ क्या, यूनियन कार्बाइड प्लांट का जो एकदम जुड़ा हुआ एरिया था, जयप्रकाश कॉलोनी, कैंची छोला, ये जो एरिया था, और एक दूर का एरिया था, सिंधी कॉलोनी आ जाती है, शाहजहानाबाद आ जाता है, होते होते प्रोफेसर कॉलोनी आ जाती है। तो हुआ क्या, उस रात जब गैस रिसी, लोगों को पता चला कि गैस लीक हो गई है, तो लोग जिनके दरवाजे कमरे बंद थे, कई लोग तो सोते सोते चल बसे, कुछ लोग भागे वहां से। तो जिनके पास वाहन थे, सर्दी की रात थी, वो तो भाग लिए गाड़ी में बैठ के, जिनके पास स्कूटर थी वो स्कूटर और मोटरसाइकिल पे भागे, और कुछ लोग पैदल दौड़े।
तो जो लोग पैदल चले और दौड़े, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जहरीली गैस उनमें समा गई सांस के दौरान, और वही सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए। और वो लोग बार बार वही लोग अस्पताल जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया, उनके लंग्स इफेक्टेड हो गए, ये इरिवर्सिबल है, वापस आने की गुंजाइश नहीं थी। तो वो जो मैंने बात की, जो इंडिविजुअल विक्टिम है उसका इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन कितना हुआ, इस ओर ध्यान कम दिया गया। हमारे मोहल्लों की साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया। वो जो मोस्ट इफेक्टेड गैस एरिया है भोपाल का, हमीदिया रोड, वहाँ ट्रैफिक के कारण कितना पॉल्यूशन हो रहा है, और उस पॉल्यूशन से वो जो इफेक्टेड लोग हैं वो क्या सांस ले रहे हैं, कितना पॉल्यूटेड हवा ग्रहण कर रहे हैं, इस पे ध्यान दिया ही नहीं गया है। वाइल्ड लाइफ को लेकर आपने बहुत से कार्य किए हैं। वर्तमान पत्रकारिता में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर हो रही खबरों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, जब आप वन्य प्राणियों की बात करते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण का जहाँ तक मुद्दा है, ये एक बहुत व्यापक मुद्दा है, और सतत इसके ऊपर पत्रकारों को ध्यान देना चाहिए और पैनी नजर रखनी चाहिए। होता यह है कि ज्यादातर खबरें वो तब आती हैं जब हमें खबर मिलती है कि एक फला जगह एक बाघ मर गया। तो जब कुछ हादसा होता है तो ध्यान जाता है। जब ये बात उठती है कि भोपाल के नजदीक रातापानी सैंक्चुरी से लगे जो फॉरेस्ट हैं उसमें बाघ का विचरण देख लिया गया, तो खबर उजागर हो जाती है। जरूरी यह है कि पत्रकारों को इसमें ट्रेन किया जाना चाहिए, वन्य प्राणी संरक्षण और उसके साथ ही साथ वन संरक्षण। इन्हीं वनों से नदी का जो सिस्टम है वो पूरा जुड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो हालात हैं, अगर आज आपसे 10 साल बाद नर्मदा नदी बहुत हद तक सूखी रहती है साल भर, ये नदी दिखना बंद हो जाएंगी, सिर्फ बांधों में पानी मिलेगा आपको। ये परिस्थिति तक हम क्यों पहुंच रहे हैं, इसकी पत्रकारों को बहुत जिज्ञासा के साथ और बहुत इन्वेस्टिगेटिव मोड में आकर के हर वक्त पैनी दृष्टि से खबरें करनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है वो लोग लगातार जंगलों की तरफ कूच करें, जाएं। और मैं एक उदाहरण दूंगा, द हिंदू मैंने ज्वाइन किया, ये वही करीब 51-92-93 की बात है। जल स्तर मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। तो जब जल स्तर नीचे जा रहा था तो ये हुआ कि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए कि जल स्तर क्यों जा रहा है नीचे। तो मैं पत्रकार की हैसियत से 15 दिन मैंने मध्य प्रदेश में जंगलों में पक्की सड़क छोड़ के भ्रमण किया। और वो भ्रमण करते हुए मैं भोपाल से गया मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, तामिया, पचमढ़ी के जंगल और होशंगाबाद के जंगल पूरा स्टडी किया। तो उसमें कुछ बातें सामने आई जो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से बताऊं। नॉन टीक फॉरेस्ट प्रोड्यूस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके कलेक्शन में जंगलों का बहुत विनाश हो रहा है। तेंदुपत्ता का सहकारीकरण हो गया। तो जब तेंदुपत्ते का सहकारीकरण हो गया और ग्रामवासियों को, वनवासियों को इससे जोड़ा गया, तो उनको एक तो जो उन्हें इस क्रिया से, तेंदुपत्ता कलेक्शन से, पत्ते तोड़ने से जो पहले रुपए मिलते थे ठेकेदारों से, तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि इन्हें एक अच्छा रकम 100 दिन 2 महीने ये जो करते हैं मिले इससे। तो तेंदुपत्ता आपको जानना चाहिए एक बड़े वृक्ष होते हैं और उस वृक्ष में फल लगते हैं। जो ये जो फल लगते हैं ये लंगूर खाते हैं, बंदर खाते हैं, नीचे गिरते हैं तो चीतल खाते हैं, सांबर खाते हैं। पर तेंदुपत्ते के पेड़ से पत्ता नहीं टूटता, उनके छोटे झाड़ से उनको काट के छोटे झाड़ बना देना ताकि चलते चलते पत्ते तोड़ो, वो नरम होते हैं और वही खपत होती है बीड़ी बनाने के लिए। तो बड़े बड़े वृक्षों को खत्म किया गया, छोटे झाड़ रहने दिए। तो जंगल में जब तेंदु के छोटे झाड़ हैं तो जो बड़े वृक्ष हैं दूसरे, उनके पत्तों के कारण जब उन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी तो इनमें पत्ते नहीं हुए ठीक से। तो लोगों ने पत्ते आने के पहले जंगलों में आग लगाना शुरू किया। तो बड़े वृक्षों के पत्ते जल गए, नीचे सब साफ हो गया, खूब अच्छी धूप पड़ी, बढ़िया तेंदुपत्ता, खूब कलेक्शन हुआ, खूब बोनस मिला। एक इसी प्रकार साल के बीज का कलेक्शन, साल के बीज जो होते हैं इसकी खपत यूरोप तक होती है और चॉकलेट इंडस्ट्री में होती है। तो चॉकलेट इंडस्ट्री को साल सीड देने के लिए वो जंगल में घास है उसमें गिर जाएंगे तो कहाँ बीनेंगे, तो बीज गिरने के पहले जंगल में आग लगा दो, पेड़ के नीचे झाड़ू लगा दो, ताकि ऐसा लगे जैसे गांव की जो घर की जमीन होती है ना गोबर से लीपी, ऐसी जमीन दिखे, पत्ते गिरे, उसको झाड़ करके बोरों में भर लो और बेच दो। अभी पिछले दिनों
रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि छिंदवाड़ा में एक क्षेत्र है जहाँ अर्जुन के वृक्ष खूब हैं, पर अर्जुन की खाल की खूब डिमांड उठने लगी। सारी दुनिया में हमें पहुंचाना है हर्बल मेडिसिन, तो अब वहां वो सारे अर्जुन के वृक्ष ही नष्ट हो गए। अब अगर जंगल में हम आग लगा देंगे तो जमीन ठोस हो जाती है, घास रह नहीं जाती, कीड़े मकोड़े रह नहीं जाते, तो जब वर्षा होती है तो वो ऊपर की मिट्टी लेके बह जाती है और वो सारी मिट्टी सिल्ट नदी में जम जाती है। तो नदी की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है बहाव की, अगर ये एरिया है नदी का, तो या तो मिट्टी जम गई तो एरिया कम हो जाता है पानी बहाव का, तो बाढ़ आ जाती है और जंगल में पानी इकट्ठा नहीं होता, झरने गायब हो गए, नदी में चार्जिंग बंद हो गई, नदी सूख गई। हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आपने विदेशों में बतौर पत्रकार भारत का कई बार प्रतिनिधित्व किया, वहाँ की पत्रकारिता और शासन के बारे में क्या अंतर बताना चाहेंगे? एक मुख्य अंतर मैंने ये पाया कि जो पत्रकार है उसको स्वयं को शिक्षित लगातार करते रहना चाहिए। जितना भी आपसे समाज से जुड़े मुद्दे हैं इनके बारे में उसको लगातार अपने आप को अपडेट करना चाहिए, शिक्षित करते रहना चाहिए। तो पहली चीज होता क्या है, हम समाचार लेने जाते हैं किसी अधिकारी के पास, तो ऐसे ना जाएं कि वो अधिकारी यूं है और हम यूं हैं। हम बराबर के स्तर पे, जितना उसे ज्ञान है उतना हमें भी ज्ञान है, और हम ज्ञान का आदान प्रदान करने पहुंचे तो उचित रहेगा, और तब हम अपने कार्य के साथ न्याय कर पाएंगे। नहीं तो पत्रकार जो समाचार दे रहा है उसके हाथ से खाने लगेगा, तो वॉचडॉग नहीं रह पाएगा वो, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में चौकीदार। बहुत जरूरी है हमें वॉचडॉग का रोल प्ले करना है। पत्रकार वॉचडॉग है। पूर्व की पत्रकारिता के अपेक्षा वर्तमान की पत्रकारिता की चुनौतियों के बारे में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, पूर्व की पत्रकारिता अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो प्रिंट मीडिया पूरी तरह सशक्त था। अगर हम 90 के दशक की शुरुआत तक जाएं, एक टेलीविजन चैनल के नाम पे दूरदर्शन चलता था। एशियन गेम्स हुए तो कई चैनल शुरू हो गए, उसके साथ कलर टीवी आया, देश भर में टेलीविजन सब्सक्रिप्शन वो बढ़ता चला गया, और धीरे 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 टेलीविजन का जाल जो है वो देश भर में फैल गया। तो एक तरह से जो मोनोपोली थी प्रिंट मीडिया की वो खत्म हुई और टेलीविजन बीच में आया। और टेलीविजन एक बहुत जबरदस्त माध्यम है, जो दृश्य श्राव्य है, जो ऑडियो विजुअल है। तो जो ऑडियो विजुअल ढंग से बातें प्रस्तुत की जाती हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है, तुरंत इम्पैक्ट होता है, और ये 24 घंटे लगातार समाचार आपको परोसता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई मीडिया में टेलीविजन का आना। पर जैसे जैसे टेलीविजन का महत्व बढ़ा तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए बीच में, जिनको था कि हम भी बहती गंगा में हाथ धोएं, और इसका जो पोजीशन है तो पोजीशनिंग में लग गए। नतीजा ये आज एक बहुत बड़ी भीड़ है, और जिस तरह से टेलीविजन चैनल बढ़े उसी मात्रा में प्रिंट मीडियम में जैसे जैसे विज्ञापन का रेवेन्यू बढ़ना लगा, तो रेवेन्यू शेयरिंग, विज्ञापन शेयरिंग को मद्देनजर रखते हुए अखबार बहुत ज्यादा आने लगे। अभी हाल में जो इंडियन लीडरशिप सर्वे आया है, वो लीडरशिप सर्वे किस लिए है? वो इसीलिए है कि वो अखबार को और विज्ञापन दाता को जोड़ दे। तो ये अपनी एक अलग दुनिया है, अखबार छपना और विज्ञापन प्राप्त करना। तो सवाल उठता है, अखबार पाठक के लिए छप रहा है कि विज्ञापन लेने के लिए छप रहा है? तो इस दुनिया में एक तरह का एक समुद्र है। इस समुद्र में मोती बीनना, यानी एक अच्छे किस्म की पत्रकारिता की परख करना, पहचान करना, वो तो पाठक का काम है। जी म्यूजिक द्वारा लॉन्च एल्बम द ब्यूटीफुल एंजल से आपका क्या जुड़ाव रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत रोचक प्रश्न आपने पूछ लिया। ये अनेक वर्षों पहले की बात है। देखिए, संगीत में आनंद है, और संगीत और वोकल, गाना गाना, लोग कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, वो बाथरूम सिंगर है, कमरा बंद करके गाता है, दूसरों के आगे उसको शर्म आ जाती है, नहीं गा पाता। तो गाने का एक कॉर्ड होता है जो सबके पास है। कुछ लोग हैं जो बेहतर गाते हैं, वो हर किसी की तरह गा सकते हैं। एक व्यक्ति है जो मोहम्मद रफ़ी की तरह भी गा लेगा, किशोर कुमार की तरह भी गा लेगा, पर एक व्यक्ति है वो गा सकता है सिर्फ अपनी तरह और किसी और की तरह नहीं, क्योंकि उसका अपना एक लेवल कॉर्ड है, रिदम है, जिसके ऊपर वो गा सकता है। तो मैंने ये प्रूफ करने के लिए कि मैं भी गा सकता हूँ, मैं पत्रकार था, तो ये एक मेरा पैशन और एंटरटेनमेंट, तो मैंने कुछ गाने लिखे, उन्हें स्वरबद्ध किए और उनको गा के गाया। एक गाने का वीडियो भी बनाया,
तो जिसको जी म्यूजिक ने उस वीडियो को लॉन्च किया था, और वो जी म्यूजिक की एक आती थी 10 बजे के बाद प्रोग्राम फॉरेन सॉन्ग्स, तो क्योंकि अंग्रेजी में था तो फॉरेन सॉन्ग्स में आता था, तो वर्ल्ड के तमाम पॉप सिंगर्स के गाने आते थे, बीच में मेरा भी आ जाता था, तो खूब आनंदित रहता था कई दिनों। और मैंने एक पॉइंट प्रूव किया कि हर कोई गा सकता है। आप हमारे पाठकों और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति पत्रकार बन रहा है वो सबसे पहले स्वयं से ये प्रश्न करे कि मैं कौन हूं, मैं इस पृथ्वी पे क्यों हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिस दिन वो अपने जीवन के उद्देश्य को परिभाषित कर देगा, डिफाइन कर देगा, तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और पत्रकारिता तो बहुत विशाल करियर है। और वो क्यों, इसलिए मैं बताता हूं, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो पूरे समाज के अस्तित्व से जुड़ी है, समाज के भविष्य से जुड़ी है। हम समाज को एम्पावर करते हैं इन्फॉर्म करके, और इन्फॉर्म करने का जो कार्य है ये बहुत इसका ऊंचा दर्जा है। क्योंकि जो पत्रकार है अगर वो ये सोच ले कि मैं अपना उद्देश्य तभी पूरा कर पाऊंगा जब मैं ये मैसेज दे पाऊं, मैं अंग्रेजी में कहना चाहूंगा, ट्रुथ इज सेक्रेड। जो सच है उसका एक स्पिरिचुअल लेवल होता है, और सच के साथ कोताही ना बरतें, सच के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करें।